Hello students, we were reading about tsunami and my video stops automatically. So let us continue the topic tsunami. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region. जो पहला संकेत सुनामी के आने का वो क्या है, जो किनारे से पानी होता है वो विड्रोल मतलब कि पानी जो है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है। विड्रोल का मतलब पानी वापस चला जाता है, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स, और उसके बाद काफ़ी भयानक वेव्स आती हैं। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, जब ऐसा कोस्ट पर होता है तो इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हायर ग्राउंड, तो ऊंची जगहों पर जाने की बजाय लोग क्या करते हैं, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट, वो कोस्ट पर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, टू व्यू द मिरेकल, इस चमत्कार को देखने के लिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज आर लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers when the gigantic wave struck। और इसका रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी सारी मात्रा में जो कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers, जो देख रहे होते हैं ना लोग, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं जब वो भयानक वेव्स किनारे पर आके टकराती हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं टाइड्स। द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide। जो दिन में दो बार समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे चले जाना टाइड का कहा जाता है। मतलब पानी एक बार रोज राइज करता है, एक बार फॉल नीचे चला जाता है, और ऐसा दिन में दो बार होता है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड कब होता है, जब पानी शोर का मतलब किनारे पर हाईएस्ट लेवल तक ऊपर उठ जाता है। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और लो टाइड कब होता है, जब समुद्र का पानी किनारे से दूर चला जाता है, पीछे हट जाता है अपने लोएस्ट लेवल तक, जितना वो जा सकता है उस लेवल तक पानी पीछे हट जाता है, उसको हम लो टाइड कहेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइड को जाना, और टाइड दो तरह के होते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड जिसमें हाईएस्ट लेवल होता है पानी के राइज होने का, और लो टाइड जिसमें लोएस्ट लेवल होता है पानी के रिसीड होने का, पीछे हटने का। Students, here firstly we understand the diagram. Students, there are two type of tide, nip tide, spring tide। जब निप टाइड होता है तो जो सन होता है, और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है। जो जब मून सन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तो उस टाइम निप टाइड होता है। और यहाँ पे जो मून है वो अपनी फोर्थ स्टेज में होता है। मतलब यहाँ पे न्यू मून होता है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जब ये अपनी फोर्थ स्टेज पर जाता है ना, तो उस टाइम निप टाइड होता है। और ये जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी ओर खींचती हैं, दोनों की कंबाइन होकर अपनी ओर खींचती हैं। तो इधर से सन अपनी फोर्स लगा रहा है, इधर से मून अपनी फोर्स लगा रहा है, तो क्या होता है कि जो अर्थ को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थ तो खींचती नहीं, बल्कि क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये सी वाटर है, सी वाटर, तो पानी जो है वो खींचा चला जाता है। लेकिन बिकॉज दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टाइड है, वो टाइड का लेवल बहुत ही कम होता है। तो जब टाइड का लेवल कम होता है तो वो निप टाइड होता है। और यहाँ पे ये स्प्रिंग टाइड है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जब अर्थ, मून और सन तीनों एक ही
स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उस टाइम जो अर्थ, जो मून, यहाँ पे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी नहीं होती जितनी मून की होती है, क्योंकि सन काफ़ी दूर होता है अर्थ से। लेकिन मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो अर्थ की बजाय जो वाटर है वो खींचा चला जाता है, और इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा उभरा हुआ है, और यही क्या है, स्प्रिंग टाइड। और जो इस साइड में होगा यहाँ पे होगा लो टाइड। दोनों साइड में लो टाइड है, और लेकिन इस साइड और इसके अपोजिट इधर भी दोनों तरफ स्प्रिंग टाइड है, यहाँ पे हाई टाइड होता है। यहाँ पे जो मून है वो फुल मून की पोजीशन में है, लेकिन जब मून न्यू मून मतलब फुल मून कब होता है, जब पूर्णिमा होती है ना, तो पूर्णिमा पर जो मून होता है, फुल मून होता है, तो उस टाइम हाई टाइड होता है। लेकिन जब मून अपने जिस टाइम न्यू मून होता है, न्यू मून कब होता है, अमावस्या पर, मतलब कि जब सन, अर्थ और मून एक सीध में होते हैं, और अर्थ की परछाई की वजह से जो इसकी परछाई, इसका प्रकाश मून पे आ नहीं पाता, और यहाँ पे अंधेरा रहता है, ये दिखता नहीं है। और ऐसा कब होता है, अमावस्या पर। तो अमावस्या पर भी क्या होता है, जो स्प्रिंग टाइड होता है, मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला यहाँ पे हाई टाइड होता है। तो ये हम डायग्राम को हमने समझा है। अब हम इसको रीड करके देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। जो सन के द्वारा और मून के द्वारा जो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि वो अर्थ को अपनी ओर खींचते हैं। तो इससे क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे, अर्थ की सरफेस कोजेज द टाइड। अर्थ की सरफेस क्या कोज करती है, टाइड। तो इसकी वजह से टाइड आते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force. क्योंकि जो अर्थ का पानी है वो मून के क्लोजर है, पास है, तो इसलिए क्या होता है, जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को ही इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, पानी को ही प्रभावित करेगी और अपनी ओर खींचेगी। एंड कोजेज हाई टाइड, और इस वजह से हाई टाइड होता है ड्यूरिंग द फुल मून। जब फुल मून होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फुल मून, जब फुल मून होता है ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, यहाँ पे न्यू मून है, जब फुल मून और न्यू मून के डेज होते हैं, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। एंड द टाइड आर हाईएस्ट, और इस टाइम जो टाइड है वो हाईएस्ट होता है, और ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। तो इन टाइड को हम स्प्रिंग टाइड कहेंगे। ये दोनों क्या है, स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, देखिए यहाँ पे जो मून है वो फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पे होता है, देखो फर्स्ट क्वार्टर ये है, लास्ट क्वार्टर ये है। जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर, मतलब या तो मून इधर होगा या फिर इधर होगा, तो जब भी इस साइड में होता है तो उस टाइम क्या होता है, जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tide। देखिए जब भी जो मून है अपने लास्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में होता है, तो क्या होता है, जो ओशियन वाटर है, समुद्र का जो पानी है, वो गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली। डायगोनली मीन्स जो 90 प्रीपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा है,
ओशियन वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉन होता है, मतलब कि यहाँ इस साइड में हाई टाइड होगा या यहाँ ज़्यादा खींचेगा, और इस साइड में यहाँ पे लो टाइड है दोनों तरफ। और जो मून का जो लास्ट क्वार्टर है और फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पे तो टाइड हाई होगा, और इसके विपरीत यहाँ सन वाली साइड में क्या होगा, लो टाइड होगा। ओपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सन है ना वो भी तो अपनी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो इस वजह से लेकिन सन की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, मून की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे लो टाइड है और यहाँ पे हाई टाइड है। रिजल्टिंग इन लो टाइड, तो इस वजह से सन वाली साइड में लो टाइड है। दीज टाइड आर कॉल्ड निप टाइड, तो इसको हम निप टाइड कहेंगे। दीज हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। जो हाई टाइड होता है वो किस में हेल्प करता है, नेविगेशन में। तो जो नेविगेशन है इसमें काफ़ी नेविगेशन काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है जब हाई टाइड होता है, क्योंकि ये नाव को जिस डायरेक्शन में जाना होता है जल्दी पहुंचा देता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। जब हाई टाइड होता है तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है, किनारे तक पहुंच जाता है, बिल्कुल शोर के पास चला जाता है। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। और इसकी वजह से जो शिप हैं वो हार्बर पर बिल्कुल आसानी से पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। और हाई टाइड फिशिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के दौरान काफ़ी सारे फिश किनारे पर आ जाती हैं। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। और इस वजह से जो फिशरमैन होते हैं वो काफ़ी मात्रा में फ़िश को कैच कर सकते हैं। द राइजेज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और पानी के राइज और फॉल होने की, टाइड की वजह से जब पानी राइज और फॉल होता है, ऊपर उठता है और नीचे जाता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है। मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी इससे अच्छी जनरेट होती है कई स्थानों पर। अब हम रीड करेंगे ओशियन करंट्स। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. जो ओशियन करंट्स होती हैं यानी समुद्री जलधाराएं जो होती हैं वो एक तरह की स्ट्रीम होती हैं, धाराएं होती हैं पानी की, फ्लोइंग कंस्टेंटली, जो लगातार बहती हैं ऑन द ओशियन सरफेस, समुद्र की सतह पर, इन डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब एक निश्चित दिशा में समुद्र की सतह पर जो तरंगे चलती हैं, जो स्ट्रीम चलती हैं, उसको ओशियन करंट्स कहा जाता है। द ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ये दो तरह की होती हैं, ये ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। आपको पता ही है इक्वेटर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन होता है वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, बिकॉज सन रेज फॉल डायरेक्टली, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट होती हैं एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। और ये जो गर्म स्थान से कहाँ जाती हैं, ठंडे स्थान की ओर। तो ये ठंड कहाँ पे है, पोल्स की तरफ। तो ये कहाँ पे मूव करती हैं, पोल्स की तरफ। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर। दूसरी साइड क्या होता है, तो कोल्ड करंट्स होती हैं, ठंडी जलधाराएं जो होती हैं ना, वो पानी को पोलर से हायर लैटिट्यूड की तरफ कैरी वाटर फ्रॉम पोलर से पोलर और हायर लैटिट्यूड। पोलर मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर्स की तरफ जाएंगे ना, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, जैसे ये अर्थ है हमारी,
यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कौन से लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड होते हैं। ऊपर जाते हैं तो हमारे जो लैटिट्यूड है वो बढ़ते जाते हैं, हायर लैटिट्यूड होता है। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। यहाँ पे बात हो रही थी कोल्ड करंट्स की। कोल्ड करंट्स है ना, वो पानी को लेकर आती हैं। कोल्ड यहाँ पे है ना, ठंड यहाँ पे है, तो यहाँ से ये पानी की स्ट्रीम को कहाँ लेके आएंगी, लोअर लैटिट्यूड की तरफ। यहाँ से ये इस साइड आएंगी ना तो लोअर लैटिट्यूड की तरफ या फिर ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आती हैं। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट while the Gulf Stream is a warm current। जो लैब्राडोर की करंट है वो कौन सी है, कोल्ड करंट है, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम की है वो वार्म है, वो गर्म है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। और ओशियन की जो करंट्स हैं, जो जल धाराएं हैं, वो टेम्परेचर की कंडीशन को प्रभावित करती हैं। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। जो गर्म जलधाराएं हैं वो क्या करेंगी, टेम्परेचर को गर्म कर देंगी ओवर लैंड सरफेस पर। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट। ऐसा एरिया जहाँ पे गर्म और ठंडी करंट्स मिलती हैं वो प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे गर्म और ठंडी स्ट्रीम मिलती है वो वाला जो एरिया है वो फिशिंग ग्राउंड के लिए बेस्ट होगा, यानी वहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छा होता है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ ये वाले जो एरिया है इस तरह के एग्जाम्पल हैं। एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ फिर मैप को देख के समझाती हूँ। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती है ना वहाँ का जो वेदर है वो फोगी हो जाता है, वहाँ पे धुंध गिरती है और वहाँ पे इसलिए ये नेविगेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका नुकसान है जहाँ पे हॉट और ये वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, ये इसका नुकसान है। और यहाँ पे ऊपर बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड जो है बेस्ट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पे मैप में ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है इट शोज इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है हायर लैटिट्यूड, और यहाँ से इधर हायर लैटिट्यूड, और अगर इधर इस साइड से नीचे की तरफ आते हैं तो ये होता है लोअर लैटिट्यूड की तरफ आना। तो ये जो रेड कलर के एरो के निशान हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोल्ड वार्म करंट। रेड वाले एरो क्या शो करते हैं, वार्म करंट। और जो ब्लू एरो के निशान है वो रिप्रेजेंट करते हैं कोल्ड करंट्स। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया के आसपास वाला एरिया है यहाँ पे आप रेड एरो के मार्क्स ज़्यादा देख रहे हैं और यहाँ पे इसलिए वार्म करंट है। और जो नीचे देखो ये वाला पोलर्स वाला रीजन है यहाँ पे कोल्ड करंट्स हम मैक्सिमम देख रहे हैं। और ये देखिए ये जो लैब्राडोर की कौन सी होती हैं ठंडी हवाएं, और लैब्राडोर की ठंडी हवाएं थी और यहाँ पे और गल्फ स्ट्रीम की वार्म करंट के मिलने से ये वाला जो एरिया ये फिशिंग के लिए बेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका आपकी बुक में दिया है ना, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट यानी ईस्ट वाली जो साइड है ये फिशिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं। और इसमें जापान का जो ये वाला एरिया है यहाँ ये वाला भी देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो ये वाला एरिया भी फिशिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसका एक
यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये नेविगेशन के लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वेदर कैसा हो जाता है, फोगी हो जाता है। स्टूडेंट्स, विद दिस आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।